में जी सकें। दशकालिक सूत्र में कहा गया है कि एक साधक को कितना अपने आप को ट्रेन करना। तो आया वयंती गिम्हेसु हेमंतेसु अवाउड़ा वासासु पड़ी संलीना संजयासु समाहिया। कहा गया है कि मापदंड क्या है, कसौटी क्या है साधना की। तो बोलते हैं कि ग्रीष्म ऋतु हो और दोपहर की 12 बजी हो और उस समय भी साधक जो है खुले में धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में, तड़कती हुई धूप में आता अपना ले सके, मतलब ध्यान में स्थिर हो सके, इतना अपने शरीर को और अपने मन को ट्रेन कर दे। हेमंत ऋतु की ठंड में वो निर्वस्त्र होकर के भी रात को 12 बजे साधना में स्थिर कर सके अपने आप को, इतना ट्रेन कर दे अपने आप को। और बारिश के मौसम में जब निर्जन वन हो, एकांत स्थान हो, पांचों इंद्रियों को ललचाने वाले मनोरम विषय हो और उस समय भी इंद्रियों के विषयों में लालयित नहीं हो, अपने मन में वासना और कामना की उत्पत्ति न होने दें, यह साधना की कसौटी है। और ऐसा साधक कैसा रहता है, संजयासु समाहिया, वो सदाकाल समाधि में रहता है, आनंद में रहता है, क्योंकि कोई परिस्थिति अब ऐसी पैदा नहीं हो सकती जो उसको विचलित कर दे, क्योंकि उसने एक्सट्रीम कंडीशन में जाकर के साधना कर ली। हमें भी शरीर ऐसा ही मिला था कि 5 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 50 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर सके, पर हमने स्वयं में इसे कमजोर कर दिया अनुकूलताओं का अभ्यास करते करते। और कहां तक पहुंच गए कि नहीं, 15 डिग्री 20 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर सहन नहीं होता और 35 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर भी सहन नहीं होता, और कुछ की तो और कम हो गई, तो साल भर एक फिक्स टेम्परेचर में एसी में ही जीते हैं। 25 डिग्री मतलब 25 डिग्री होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी मैं रहूं। यह अपने आप को कमजोर करने का तरीका है। जीवन एक युद्ध भूमि है और इसमें योद्धा की तरह जीना है यदि, तो हर परिस्थिति में, हर हाल में हम शरीर को और मन को ऐसा ट्रेन करें कि वो जी सके, नखरे नहीं करें। एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले, उम्र थी लगभग 72 वर्ष, कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर, निष्णात अपने विषय में, संस्कृत के इतने एक्सपर्ट कि 135 दोहे एक दिन में रचना कर सके, इतनी उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता। उनसे इतना ही निवेदन किया कि क्या आप दोपहर में आकर के संस्कृत पढ़ा सकते हैं क्या। घर उनका मात्र 1/2 किलोमीटर दूर। थोड़ा सोचा, सोचने के बाद जवाब दिया कि विद्यापीठ में गाड़ी की व्यवस्था है क्या, आप मेरे यहां गाड़ी भिजवा सकते हैं क्या। तो उनसे कहा गाड़ी कभी रहती है और कभी नहीं भी रहती है, कभी किसी काम से जाती भी है। उन्होंने कहा प्रॉब्लम यह है कि मेरा लड़का दोपहर में रहता नहीं है और मैं बाहर निकल नहीं सकता। उनसे कहा 2 व्हीलर भेज देंगे, तो बोले नहीं 2 व्हीलर से काम नहीं चलेगा, 4 व्हीलर ही भेजना पड़ेगा। जबकि मौसम कौन सा, बारिश के जस्ट बाद का, सितंबर का मौसम। उनसे पूछा ऐसी क्या मजबूरी आ गई। उन्होंने कहा कि 2-3 साल पहले तक मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन 2 वर्ष पूर्व मेरे लड़के ने एसी लगा दिया घर में। अब मैं जब भी बाहर निकलता हूं तो मुझे छींकें आती है, सदगर्मी होती है और मैं सहन नहीं कर पाता हूं। इसलिए गाड़ी हो तो मैं आ पाऊंगा, नहीं तो नहीं आ पाऊंगा। मतलब अहंकार के कारण अपने पद को देख करके वो गाड़ी नहीं मंगवा रहे, लेकिन अपनी कमजोरी को देख के गाड़ी मंगवा रहे हैं। ये क्या है, प्रतिकूलताओं का अभ्यास नहीं करने का परिणाम है। और आप एक उस मजदूर को देखो जो दोपहर में गर्मी के समय में, मई के महीने में जब ऊपर छत डालता है तो दिन भर खड़ा रह करके हमाली भी करता है, मजदूरी भी करता है और साथ में खुले उसमें रहता है। न उसको लू लगती है, न उसको गर्मी लगती, न चक्कर आते हैं। पानी कौन सा पीता है, तो एक बोतल का, प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ पानी पी लेता है। गर्मी में रहता है और गर्मी में जी लेता है। और सोचिए आप कि जेंट्स तो जेंट्स, मजदूरन भी यही काम करती है, कितनी ईंटें उठा उठा करके ऊपर फेंकती है। सोचिए आप, इतना स्टेमिना कैसे बढ़ा उनका। तो उसका कारण है अनुकूलताओं का अभ्यास कम किया और प्रतिकूलताओं का अभ्यास ज्यादा किया। हमारा सिद्धांत और उनके सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है। हमारा सिद्धांत यह है कि हम जितना अनुकूलता का अभ्यास करेंगे, जीवन उतना आसान और सुगम बनते चले जाएगा।
और सही सिद्धांत यह है कि जितना हम प्रतिकूलता का अभ्यास करेंगे उतना जीवन अनुकूल बनता चला जाएगा। जो व्यक्ति घड़े के पानी को पी सकता है गर्मी के मौसम में, तो मटके का पानी पी सकता है कि नहीं पी सकता? आसानी से पी लेगा। फ्रिज का पानी पी सकता है नहीं पी सकता? वाटर कूलर का पानी पी सकता है कि नहीं पी सकता? हर पानी पी लेगा, क्योंकि उसने घड़े में पानी पीने की प्रैक्टिस कर ली। और जिस व्यक्ति ने पर्टिकुलर फ्रिज और फ्रिज का भी बिल्कुल ठंडा पानी उसी की प्रैक्टिस की है, तो उसको तो शायद मटके का पानी भी सूट नहीं होगा, नए मटके का पानी भी सूट नहीं होगा। कारण क्या है? अनुकूलताओं का अभ्यास करते करते जीवन में प्रतिकूलता बढ़ गई, अब चॉइस बढ़ गई, कंडीशंस बढ़ गई, निर्भरता बढ़ गई। बस ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ये सब जो है ये दुख के कारण है। इसलिए इसको सुखी रहना है, उसे क्या करना? उसे एक ही काम करना कि सादा जीवन उच्च विचार हो। अपन अधिक से अधिक पर्यावरण प्रबंधन इस प्रकार से करें कि अपन हर परिस्थिति में जी सकें। इस लक्ष्य से अपन पर्यावरण प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए ऐसा ना मानिएगा कि पर्यावरण प्रबंधन अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई विषय नहीं है, इसका पूरा पूरा संबंध अपने जीवन से है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण प्रबंधन, प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण का स्वरूप हमको समझ में आ जाए कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, ये क्या चीज है? पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण इक्वल्स टू पर्यावरण। परि मतलब चारों ओर से, आवरण मतलब घेरा। जो घेरा हमें चारों ओर से घेर चुका है या घेरता रहता है उसे बोलते हैं पर्यावरण, या जिससे हम घिरे हुए हैं वो है पर्यावरण। मतलब हमारे आसपास की हर वह सामग्री जो हमारे आसपास रहती है वो पर्यावरण है हमारा। हमारा पर्यावरण सिर्फ हमारी दुकान, हमारा मकान नहीं है। हमारा पर्यावरण यानी हमारे आसपास का जगत। इस जगत में संसाधन भी है और मानव भी है, दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं। कुछ रिसोर्सेज भी हैं और ह्यूमन बींग्स भी हैं, दोनों प्रकार की चीजें यहां मौजूद हैं। सामान्यतः हम अपना संबंध सिर्फ मानवों से मानते हैं, वो भी बहुत हद तक जाएं तो। कहते हैं फॉरेन में धर्म कहां तक पहुंचा? तो मानवतावादी बात तक पहुंचा, मानवतावादी सिद्धांत तक पहुंचा। एक मानव का मानव के साथ व्यवहार कैसा हो, कैसे सेवा की जाए, कैसे शुश्रूषा की जाए, बस यहीं तक की ट्रेनिंग उनको मिल पाती। कीड़े मकोड़ों के प्रति उनका व्यवहार क्या हो, इसकी ट्रेनिंग उनको नहीं मिल पाती। लेकिन भारत एक आध्यात्मिक भूमि, और इसमें गहराई में जब जाकर के ज्ञानियों ने चिंतन किया तो उन्होंने माना कि यह पूरा पर्यावरण हमारा है, जिसमें कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और पशु पक्षी और मनुष्य सब शामिल हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने संसाधन हैं वो भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, और जितने मानव हैं वो भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इस पर्यावरण का जो ढांचा हमारे आसपास है उसके हम दो भेद कर सकते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। पर्यावरण का कुछ पार्ट ऐसा है जो बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है, जिसको किसी ने बनाया नहीं। पर दूसरी ओर पर्यावरण का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कृत्रिम है, जो मानव निर्मित है, जिसमें कहीं ना कहीं मानव का हस्तक्षेप हुआ है। बड़ी बड़ी नदियां चल रही हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, कई जीव जंतु हैं, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन थिएटर हॉल है, कैसीनो है, बियर बार है, घर है हमारे, दुकान है हमारे, परिग्रह है हमारा, ये सब जो है ये मानव निर्मित पर्यावरण है। दोनों प्रकार के पर्यावरण में हमको जीना होता है। इन पर्यावरणों में जीते हुए हमारा जीवन कैसा हो, हम कैसे जिए इनमें, तो पहला बिंदु तो यह आया कि सादा जीवन उच्च विचार। दूसरा बिंदु यह आता है कि हिंसा कम से कम हो और हमारा जीवन चल जाए। ये दो बिंदुओं का यदि हम समावेश करें तो अंदर से हम सादगी का व्यवहार करें और बाहर में हम हिंसा कम से कम करें, ये संतुलन होगा हमारे जीवन का।
मतलब हमारी जीवन शैली के दो लक्ष्य होना चाहिए कि भीतर की सादगी बढ़ती चली जाए, क्योंकि हमें भोग प्रधान जीवन शैली नहीं अपनाना, क्योंकि उसमें बहुत सारे नुकसान है। और दूसरी ओर हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें हिंसा कम से कम करना, क्योंकि एक नियम है जो बच्चा बच्चा जानता है कि जैसा व्यवहार हमारे साथ होता है और हमें पसंद नहीं आता, तो निश्चित तौर पे वो दूसरे को ही पसंद नहीं आता है, और इसलिए हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इन दो सिद्धांतों को लक्ष्य में रख करके हम अब पर्यावरण प्रबंधन पर आते हैं। जितने हमारे आसपास के पर्यावरण हैं, इनको यदि हमें समझना ही कितने प्रकार के हैं, तो क्या उत्तर आएगा उसका? ये अनंत हैं, इनकी वैरायटीज अनंत है, विविधताएं अनंत हैं, हम गणना नहीं कर सकते। लेकिन फिर गणना करने की कोशिश करें तो हम इन्हें 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 6 प्रकार की हैं। इन 6 प्रकार के साधनों के साथ हमें व्यवहार करना होता है। कौन कौन से हैं ये? तो पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरी है वायु, हवा, चौथा साधन है अग्नि, पांचवी है वनस्पति, ग्रीनरी, और छठा है वह समूह जंतुओं का जिन्हें हम त्रस बोलते हैं। त्रस मतलब जिसमें कीड़े मकोड़े, लट इल्ली, पशु पक्षी और मनुष्य सब कुछ शामिल हो जाते हैं। वो सब जंतु जगत जो है उसे हम त्रस बोल सकते हैं। मतलब बायोलॉजी में जिस प्रकार से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम की बात की जाती है, तो पूरा का पूरा एनिमल किंगडम जो है वह हमारा त्रस जगत है। इतने 6 प्रकार के संसाधनों के बीच में, 6 प्रकार के आवरणों के बीच में हमें जीना होता है। यदि अपन एक विशेष चिंतन करें कि हमारा इनके जीवन पर उपकार है या इनका हमारे जीवन पर उपकार है, तो उत्तर क्या आएगा? कोई उपकार है क्या इनका, या हमारा इन पर उपकार है? एक मनुष्य इस संसार में ऐसा है जिसका वर्चस्व हर जगह कायम है। मानो ये सब पर उपकार कर रहा हो। मनुष्य कैसा जीता है जगत में? जैसे एक राजा जीता है राज्य में। पर यदि देखा जाए सूक्ष्मता से, तो मनुष्य का इन पर बहुत कम उपकार है। अधिकांशतया तो इनका मनुष्य के जीवन के अस्तित्व पर भी उपकार है। विकास तो बहुत दूर की बात हुई, बिना इनके उपकार किए मनुष्य का जीवन अस्तित्व भी टिक नहीं सकता। मतलब हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो इन पर निर्भर है, हमारा डेवलपमेंट इन पर निर्भर है। इन 6 में से कोई एक नहीं हो इस दुनिया में, कोई एक, तो मनुष्य का अस्तित्व टिक सकता है क्या? यानी हमारा अस्तित्व टिक सकता है क्या? सब कुछ हो लेकिन जल नहीं हो, जी नहीं सकते। सब कुछ हो लेकिन अग्नि नहीं हो, तो जी नहीं सकते। सब कुछ हो लेकिन वायु नहीं हो, तो जी नहीं सकते। आज क्यों अपन देखते हैं कि मंगल ग्रह में कोई मनुष्य नहीं है? क्योंकि वहां इन 6 में से किसी की कमी है। आज दूसरे ग्रहों में जीवन नहीं है, क्यों नहीं है? इन 6 की व्यवस्था नहीं है। जहां इन 6 की व्यवस्था होगी वहां मनुष्य टिक सकता है, यानी हम टिक सकते हैं। प्रतिदिन प्रतिपल इन साधनों का हमारे जीवन पे उपकार होता है, तब जीवन टिकता है। एक पल के लिए भी यदि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाए तो हमारा अस्तित्व समाप्त होते देर नहीं लगेगी, एक पल भी। इतना असीम उपकार इनका जीवन पर है। और बदले में मनुष्य की वृत्ति क्या है इनके ऊपर? मनुष्य प्रतिपल इनकी हिंसा करना अपना एक आवश्यक कर्तव्य तो मानता ही है, और कभी कभी अधिकार भी मानता है। मच्छर ने काटा,
आप में से कई लोगों के रैकेट उड़ जाते हैं, एक मच्छर दिखता है भिनभिनाता हुआ, अपने रैकेट्स उड़ जाते हैं उनको मारने के लिए। क्या मान करके? कि इनको मारना तो हमारा अधिकार है। ये तंग क्यों करते हैं हमको? ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ऐसे ही कितने जंतु हमारे ऊपर उपकार करते हैं तो ये जीवन चल रहा है। इसे जीवन की सोच को थोड़ा सा बदलिएगा और इनके प्रति जो इनका जो हमारे ऊपर उपकार है उसका चिंतन थोड़ा गहराई में जाके कीजिए। देखिए, एक एक का चिंतन करते हैं अपन। सबसे पहले पृथ्वी, मिट्टी, इसका क्या उपकार है हमारे जीवन पर? जितने भी हमारे संसाधन हैं उनकी आधार क्या है? उनका आधार धरती है। और धरती क्या है? पृथ्वी है, मिट्टी है। ये धरती नहीं होती तो जीवन के लिए आधार ही नहीं मिलता, संसाधनों का आधार नहीं मिलता। ये धरती है जो पानी को समेटे हुए, ये धरती है जो अग्नि को समेटे हुए, ये वनस्पति को समेटे हुए, और इसकी गहराई में जितना जाओ कुछ ना कुछ देती है। मतलब यदि भूमि नहीं होती तो आज हमारे घर में कौन सा परिग्रह रह पाता? अलमारियां होती, तिजोरियां होती, तिजोरी में रखे हुए गहने होते, सोफा सेट होते, किचन होता, किचन के बर्तन होते। आज जितने खनिज हैं, जितने धातुएं हैं, इन सब का सोर्स क्या है? ये मिट्टी है। एक लोहा भी हमारे शरीर में थोड़ा सा कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो चक्कर आ जाते हैं, मनुष्य को कमजोरी आ जाती है। सोचिए आप, एक नमक नहीं मिलता किसी दिन तो हम हिल जाते हैं पूरे। कहां से मिलता है नमक? जमीन से ही मिलता है। मतलब आप सोचिए कि छोटी छोटी चीज की अहमियत कितनी अधिक। ऐसा जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सफर कटता है वो भूमि के बल पे कटता है। जितने उद्योग चल रहे हैं वो उद्योग ठप हो जाएं यदि लोह और इस्पात नहीं होता, एल्यूमिनियम नहीं हो तो, कॉपर नहीं हो तो, गोल्ड नहीं हो तो, सिल्वर नहीं हो तो, ये सब कहां से मिल रहे हैं? मिट्टी से मिल रहे हैं। टाइल्स लगाना बहुत अच्छी लगती है अपने को, मकान बनवाना बहुत अच्छा लगता है, बनता काहे से? मिट्टी से। कितना उपकार है इन पर, इनका। जल को देखें अपन, जल कितने तरीके से और कितने प्रकार से हमारे को काम आ रहा है। पानी नहीं पिएंगे काम नहीं चलेगा। कल बात आई थी 55% ब्लड में क्या है? पानी है। 70-75% बॉडी में क्या है? पानी है। नहाना है तो पानी चाहिए, फर्श धोना है तो पानी चाहिए, यहां तक कि आर्टिफिशियल फाउंटेन लगाना है तो पानी चाहिए, हमें सौंदर्य बढ़ाना है अपने बंगलों का तो पानी चाहिए। आज विद्युत उत्पादन करना है तो क्या चाहिए? स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन। किससे चलेगी? पानी से ही। सोचिए आप, ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आज तक प्राचीन काल से मेथड क्या रही? पानी के माध्यम से। पानी के माध्यम से हम ही नहीं, इनडायरेक्टली हमारे लिए और भी वनस्पति और भी कीटाणु जो पैदा होते हैं वो कहीं ना कहीं उपयोगी बनते हैं। ये सब पानी की देन है। इसलिए कहते हैं जल नहीं तो कल नहीं। आने वाला विश्व युद्ध होने का खतरा किस चीज को लेकर के है? पानी की कमी को लेकर के। और आगे बढ़े, अग्नि नहीं हो तो जीवन चल सकता है क्या? अग्नि क्या क्या देती है? हीट देती है, लाइट देती है, और इसी का कन्वर्शन कर लो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, मैग्नेटिक एनर्जी देती है, काइनेटिक एनर्जी देती है। आज जो कुछ उष्मा है हमारे पास, जिस उष्मा और ऊर्जा के बल पर हम जीवन काट रहे हैं, उसमें से अधिकांश किसकी देन है? तो ये अग्नि की देन है। बॉडी बिल्कुल फिट है लेकिन टेम्परेचर 94 डिग्री से कम हो गया, व्यक्ति मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इसमें भी उष्मा चाहिए। मतलब अग्नि नहीं हो तो हमारा जीवन चल सकता है क्या? रात को 12 बजी हो, गर्मी का समय हो और लाइट चली जाए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? छोटी मोटी होगी या बड़ी होगी? कई बार जो पावर स्टेशन पर एई और जेई होते हैं तो उनको गांव वाले पीट देते हैं और कभी कभी तो उनको लहूलुहान कर देते हैं। सिर्फ किसकी कमी से? अग्नि